हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल के लिए लूसेंट सामान्य ज्ञान के बुक से आधुनिक इतिहास का एमसीक्यू कर रहे हैं। ठीक है, इसका मिडावल हिस्ट्री का ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया गया है, उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप जाके उसको चेक कीजिए। और आज हम लोग आधुनिक इतिहास का कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल का जो टॉपिक है उससे करेंगे, उसका एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। और इसका पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी आएगा क्योंकि आप देखे होंगे कि लंबा चैप्टर है। और इसके पहले का जो तीन वीडियो अपलोड कर दिया गया है आधुनिक इतिहास का, तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके देखिए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में किस व्यवस्था की शुरुआत की? रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में किस व्यवस्था की शुरुआत की? पहला है अधीनस्थ व्यवस्था, द्वैत शासन व्यवस्था, एकल शासन व्यवस्था, नव औपनिवेशिक शासन व्यवस्था। तो आपको पता है उन्होंने द्वैत शासन व्यवस्था स्थापित की थी। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को किस सम्राट के संरक्षण में लिया गया? तो बेसिकली पूछा जा रहा है कि इलाहाबाद की संधि किसके किसके बीच हुई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो आपको पता ही है, यहाँ क्वेश्चन में लिख दिया है। दूसरा व्यक्ति कौन था? तो यह शाह आलम द्वितीय, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय उस समय थे, उन्हीं के साथ हुआ था। बेसिकली यह जो इलाहाबाद की संधि जो थी वह बक्सर का जो युद्ध हुआ था उसके बाद यह संधि किया गया था। ठीक है, तो बक्सर के युद्ध में शाह आलम द्वितीय भी शामिल थे, तो उनके साथ भी यह इलाहाबाद की संधि की गई थी। ठीक है, तो यह कब किया गया था? 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी और रॉबर्ट क्लाइव ने ही किया था। ठीक है, बंगाल के गवर्नर की नई व्यवस्था के अनुसार वॉरेन हेस्टिंग को किस पद पर नियुक्त किया गया? तो जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग को किस पद पर नियुक्त किया गया? तो यह गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन होगा गवर्नर जनरल। वॉरेन हेस्टिंग ने राजकीय कोषागार को कहाँ हस्तांतरित किया? तो राजकीय कोषागार पहले मुर्शिदाबाद में था। ठीक है, तो उसको मुर्शिदाबाद से वॉरेन हेस्टिंग ने कहाँ पर हस्तांतरित किया था? तो यह कलकत्ता में किया था। ठीक है, 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने किस प्रकार की नई भू राजस्व पद्धति लागू की? 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने जमींदारी प्रथा, इजारेदारी प्रथा, राजस्व कलेक्टर पद्धति, अस्थाई मतलब कि अस्थाई सेटलमेंट पद्धति। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शन बी जो है वह सही होगा, इजारेदारी पद्धति। वॉरेन हेस्टिंग ने किस वर्ष में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया? 1772, 1775, 1781, 1785। तो यह था 1781, सी नंबर ऑप्शन। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर किस नाम से जाना गया? तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके तहत उसे गवर्नर जनरल के रूप में जाना गया, बी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग ने कितने वर्ष की कार्यावधि के लिए गवर्नर जनरल की नियुक्ति की व्यवस्था की? तो जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो उसमें 5 वर्ष के लिए किसी भी गवर्नर जनरल की नियुक्ति के लिए व्यवस्था किया गया था। वॉरेन हेस्टिंग ने किस कानून के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा की शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व संभाला? तो यह था पिट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, कोड ऑफ जेंटू लॉज, ब्रिटिश इंडिया एक्ट। तो यह हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, यानी बी नंबर ऑप्शन होगा। किस वर्ष में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट प्रकाशित हुआ था? द बंगाल गजट किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1774, 1780, 1784, 1789। तो यह होगा 1780। वॉरेन हेस्टिंग ने कितने उप दीवानों को हटाया? 1, 2, 3, 4। तो यह था 2। ठीक है, 2 उप दीवानों को हटाया था। किस वर्ष में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई? 1772, 1782, 1784,
1795। तो यह हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन 1784। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई 1784। वॉरेन हेस्टिंग के समय किस न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो उस समय कौन सा न्यायालय की स्थापना की गई थी? उच्चतम न्यायालय, जिला न्यायालय, दीवानी न्यायालय, दीवानी अदालत या फौजदारी अदालत? तो यह था उच्चतम न्यायालय 1774 में। ठीक है, 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। वॉरेन हेस्टिंग ने किस भारतीय अधिकारी को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का सदस्य नियुक्त किया? राजा राजबल्लभ, राजा सिताब राय, मोहम्मद रजा खान या मीर जाफर? तो ए नंबर ऑप्शन होगा राजा राजबल्लभ। वॉरेन हेस्टिंग ने किस वर्ष में नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर उसे फांसी की सजा दिलवाई? 1772, 1775, 1779 या 1781? तो यह हो जाएगा 1775 में। किस पद्धति के अंतर्गत उच्चतम बोली लगाने वाले को लगान वसूली का अधिकार दिया गया? तो ये कौन सी पद्धति थी जो वॉरेन हेस्टिंग ने लगाया था? इजारेदारी प्रथा। ठीक है, तो इजारेदारी प्रथा में क्या होता था, जो सबसे ज़्यादा लगान मतलब बोली लगाता था उसी को कर वसूलने का अधिकार दिया जाता था। वॉरेन हेस्टिंग के समय किस युद्ध की समाप्ति सालबाई की संधि के साथ हुआ? सालबाई की संधि के साथ कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? तो यह था द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। वॉरेन हेस्टिंग ने किस संधि के तहत भारतीय राजाओं को संरक्षित किया? सालबाई की संधि, मंगलौर की संधि, इलाहाबाद की संधि, बक्सर की संधि? तो यह था इलाहाबाद की संधि। ठीक है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किस वर्ष की गई? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किस वर्ष की गई? 1765, 1772, 1774, 1781? तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना 1772 में की गई। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग के इस्तीफा के बाद किस विधेयक ने कंपनी की नीतियों में बदलाव किया? पिट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, ब्रिटिश इंडिया एक्ट, इंडिया एक्ट? तो यह था पिट्स इंडिया एक्ट। वॉरेन हेस्टिंग ने किस वर्ष में बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की? 1775, 1779, 1781 या 1785? बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना यह था 1775 में। किस संधि ने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त किया? सालबाई की संधि, मंगलौर की संधि, इलाहाबाद की संधि, बक्सर की संधि? तो यह था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त किया था मंगलौर की संधि। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन मंगलौर की संधि। वॉरेन हेस्टिंग के समय किस वर्ष में एक कोड ऑफ जेंटू लॉज प्रकाशित हुआ? तो यह 1776 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इसमें एक दो क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो कि लूसेंट से थोड़ा सा हटके भी हो, तो उससे घबराना नहीं है क्योंकि वो सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हम उसको डाल दिए हैं। एक दो क्वेश्चन होगा उस तरह का। ठीक है, तो वो सब आप याद कर लीजिए। जैसे एक कोड ऑफ जेंटू लॉज जो है 1776 में प्रकाशित हुआ। वॉरेन हेस्टिंग ने किस प्रकार की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मदरसा स्थापित किया? हिंदू शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा या संस्कृत शिक्षा? तो जाहिर सी बात है मदरसा किस लिए स्थापित होता है? मुस्लिम शिक्षा के लिए। वॉरेन हेस्टिंग ने कितने वर्षों के लिए गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया?
10 वर्ष, 7 वर्ष, 5 वर्ष, 15 वर्ष। तो यह था 5 वर्ष के लिए। ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग ने किस वर्ष में द बंगाल गजट का प्रकाशन शुरू किया? तो यह था 1780 में। ठीक है। द बंगाल गजट का प्रकाशन शुरू किया 1780 से। वॉरेन हेस्टिंग ने किस वर्ष में एक अंग्रेजी अनुवाद भगवद गीता का किया? मतलब भगवद गीता का अनुवाद कब हुआ था? सी नंबर ऑप्शन 1785 में। ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग ने किस कानून के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की? तो यह रेगुलेटिंग एक्ट था। ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? यह पूरा क्वेश्चन होना चाहिए। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? अच्छा, ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा गलत क्वेश्चन आ गया। चलिए, वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल के दौरान सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? भू राजस्व पद्धति, न्यायपालिका सुधार, सैनिक नीति, व्यावसायिक नीति। तो यह हो जाएगा भू राजस्व पद्धति। ठीक है। सॉरी, भू राजस्व पद्धति नहीं होगा, इसमें सैनिक नीति से होगा। ठीक है। सैनिक नीति था, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति सैनिक नीति से था। वॉरेन हेस्टिंग ने किस भारतीय अधिकारी को लगान का हिसाब देखने के लिए नियुक्त किया? राजा राजबल्लभ, राजा सिताब राय, मोहम्मद रजा खां, मीर जाफर। तो यह था राजा राजबल्लभ। चलिए, सर जॉन मैकफरसन को किस वर्ष अस्थायी गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया? तो यह था 1786 में, क्योंकि 1785 में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था। उसके बाद जो वॉरेन हेस्टिंग था वो चला गया था। ठीक है। इस्तीफा देके, क्योंकि उसको पसंद नहीं था, इसमें कुछ कुछ गड़बड़ी था। तो उसके बाद एक अस्थायी तौर पर 1786 में सर जॉन मैकफरसन को अस्थायी रूप में नियुक्त किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में किसे जिले का समस्त अधिकार सौंपे गए? तो यह कौन था? यह जिला कलेक्टर था। ठीक है। यह जिला कलेक्टर था जिसको कि सारा अधिकार सौंप दिया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किस वर्ष में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया? 1790, 1791, 1793, 1795। तो यह 1793। कॉर्नवालिस ने किस प्रकार की पद्धति को लागू किया जिसमें जमींदारों को भू राजस्व का लगभग 90% कंपनी को देना होता था? तो यह था रैयतवाड़ी प्रथा, मालवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त या इजारेदारी प्रथा। तो इजारेदारी प्रथा तो वॉरेन हेस्टिंग ने लगाया था। तो यह कॉर्नवालिस का जो था वह स्थायी बंदोबस्त था। ठीक है। सी नंबर ऑप्शन। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत 1792 में की गई थी। ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसानों को कितने वर्षों में एक बार लगान की पुनर्समीक्षा की जाती थी? तो हर एक 30 वर्ष में पुनर्समीक्षा की जाती थी। माहलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो माहलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी 1822 में। ठीक है। 1822 में। माहलवाड़ी व्यवस्था के तहत राजस्व के लिए किससे संपर्क किया जाता था? किसान, जमींदार, जागीर के मुखिया या लंबरदार, जिला कलेक्टर। तो सी नंबर ऑप्शन होगा जागीर के मुखिया। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामित्व किसे दिया जाता था? तो इसमें भूमि का स्वामित्व जो होता था वह किसानों को दिया जाता था। देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसानों को दे दिया जाता था। माहलवाड़ी व्यवस्था में क्या होता था कि एक ग्रुप को दिया जाता था। ठीक है। जागीर के मुखिया को, जागीर का मुखिया मतलब समझिए
कि एक बहुत बड़ी जागीर है, उसका कोई मुखिया है, यानी उसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे किसान, और उसका एक मुखिया, उसी को कह दिया गया है कि तुम ही राजस्व चुकाना। ठीक है। लेकिन रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या होता था, वह किसानों को दिया जाता था। अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदारों को भू राजस्व का कितना प्रतिशत कंपनी को देना होता था? तो कंपनी को कितना दे देना होता था? 90% दे देना होता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किस प्रकार की व्यवस्था लागू की जिसमें कलेक्टर को न्यायिक शक्ति से वंचित कर दिया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किस प्रकार की व्यवस्था लागू की जिसमें कलेक्टर को न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया? तो यह था अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किस क्षेत्र में पहली बार हुई? बंगाल, मद्रास, बम्बई, बारामहल। तो यह कहाँ पर हुआ था रैयतवाड़ी व्यवस्था? तो यह बारामहल में हुआ था सबसे पहले शुरुआत। ठीक है। महालवाड़ी व्यवस्था के तहत किसने राजस्व वसूली का आधिकारिक कार्य संभाला? किसान, जमींदार, लंबरदार, कलेक्टर। तो ये सी नंबर ऑप्शन होगा, लंबरदार। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि को किस स्थिति में जब्त किया जा सकता था? यदि लगान की अदायगी न दी जाए, यदि भूमि बिक जाए, यदि किसान धरती पर कोई काम न करे, यदि भूमि का विक्रय कर दिया जाए। बताइए। तो यदि लगान की अदायगी न की जाए तो वह जो उस स्थिति में भूमि जो है वह जब्त किया जा सकता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कितनी भ्रमण करने वाली अदालतें नियुक्त की? 1, 2, 3, 4। तो यह था 4 भ्रमण करने वाली अदालतें, 3 बंगाल के लिए, 1 बिहार के लिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त कौन सी अदालतों को समाप्त कर दिया? तो यह फौजदारी अदालत जो था उसको समाप्त कर दिया था। उसके जगह पे यही 4 भ्रमण करने वाली अदालतें नियुक्त की थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किस वर्ष में पुलिस थाना की स्थापना की? 1793 में। ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसानों को उपज का कितना प्रतिशत राजस्व के रूप में देना होता था? 1/4, 1/3, 1/2, 1/5। तो 1/3 देना होता था। अस्थाई बंदोबस्त की योजना किसने बनाई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस, जॉन शोर, सर जॉन मैकफर्सन, कर्नल रीड। तो यह थे जॉन शोर। महालवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता कौन था? तो यह थे हॉल्ट मैकेंजी। ठीक है, हॉल्ट मैकेंजी। लॉर्ड वेलेस्ली के समय में सहायक संधि की पद्धति किस वर्ष शुरू की गई? सहायक संधि की पद्धति जो है वह कब शुरू किया गया था? 1798, 1799, 1800, 1801। तो ए नंबर ऑप्शन होगा 1798। लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल के दौरान किस राज्य ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? हैदराबाद, मैसूर, इंदौर, अवध। सहायक संधि कौन ने स्वीकार किया था? तो यह था इंदौर। इंदौर के होलकर जो थे उन्होंने नहीं स्वीकार किया था। लॉर्ड वेलेस्ली ने कितनी बार सहायक संधि की पद्धति को अपनाया? तो इन्होंने 4 बार अपनाया था। ठीक है। किस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान मारा गया? तो 4 बार हुआ था आंग्ल मैसूर युद्ध, तो चौथा वाला में जो था वह टीपू सुल्तान मारा गया था। ठीक है। और हैदर अली किसमें, इसका जो पिता था हैदर अली, वह दूसरे वाले में मारा गया था, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। लॉर्ड वेलेस्ली के समय में शिशु वध को किस वर्ष अपराध घोषित किया गया? 1790, 1795, 1800 या 1804। तो यह हो जाएगा 1804। लॉर्ड वेलेस्ली ने किस वर्ष में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की? 1798, 1800, 1802, 1804। 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की 1800 में।
लॉर्ड वेलेस्ली के समय में बंगाल नियम 21 के तहत नवजात कन्याओं की हत्या को किस प्रकार के अपराध के समान घोषित किया गया? सामान्य अपराध, अन्यथा अपराध, विशेष अपराध, गंभीर अपराध। तो यह सामान्य अपराध था। ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल के दौरान किस वर्ष में अमृतसर की संधि हुई? 1805, 1807, 1809, 1810। तो यह था 1809 में। लॉर्ड हेस्टिंग के समय में आंग्ल नेपाल युद्ध के दौरान नेपाल को किस नेता ने आत्मसमर्पण किया? किस नेता ने आत्मसमर्पण किया? बलभद्र थापा, अमर सिंह थापा, जनक सिंह थापा, प्रताप सिंह थापा। तो यह कौन थे? बी नंबर ऑप्शन, अमर सिंह थापा। लॉर्ड हेस्टिंग ने पिंडारियों का दमन किस समय किया? लॉर्ड हेस्टिंग ने पिंडारियों का दमन किस समय किया? मतलब किस टाइम पर, किस ईस्वी में किया था? 1810 से 12, 1810 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18, मतलब 16 से 18। तो सी नंबर ऑप्शन होगा 1814 से 16। लॉर्ड हेस्टिंग के समय में प्रेस पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त किया गया और इसके लिए किस नियम को बनाया गया? टेनेंसी एक्ट, काश्तकारी अधिनियम, प्रेस एक्ट, सुधार अधिनियम। तो यह था प्रेस एक्ट। ठीक है, प्रेस एक्ट बनाया गया था। लॉर्ड हेस्टिंग के समय में कौन सा अधिनियम 1822 में लागू किया गया? टेनेंसी एक्ट, काश्तकारी अधिनियम, भूमि सुधार अधिनियम, रैयतवाड़ी अधिनियम। तो यह हो जाएगा टेनेंसी एक्ट। सर जॉर्ज बारलो के कार्यकाल के दौरान 1806 ईस्वी में किस स्थान पर सिपाही विद्रोह हुआ? वेल्लोर, सूरत, कानपुर, इलाहाबाद। तो यह था वेल्लोर में हुआ। ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का दूसरा कार्यकाल किस वर्ष शुरू हुआ? सी नंबर ऑप्शन, 1805। ठीक है, बस दूसरा बार शुरू हुआ था लेकिन तुरंत ही 1805 में ही, थोड़े दिन बाद ही उनका डेथ हो गया। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में सहायक संधि का प्रयोग किस गवर्नर से सीखा था? ड्यूप्ले, वेल्लोर, हेस्टिंग, जॉर्ज बारलो। तो यह ड्यूप्ले से सीखा था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के बाद यह कितने वर्षों तक कार्यशील रहा? 25 वर्ष, 50 वर्ष, 75 वर्ष, 100 वर्ष। तो यह 50 वर्षों तक कार्यशील रहा था फोर्ट विलियम कॉलेज, कलकत्ता में जो है। लॉर्ड हेस्टिंग ने मराठों की शक्ति को कब समाप्त किया? तो लॉर्ड हेस्टिंग ने मराठों की शक्ति को कब समाप्त किया? 1818 में। लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में सहायक संधि करने वाले किस राज्य का नाम नहीं है? तंजौर, मैसूर, काशी, हैदराबाद। काशी। ठीक है, सहायक संधि स्वीकार नहीं करने वाला काशी है इसमें। बाकी सब ने देखिए तंजौर, मैसूर, हैदराबाद सब ने मतलब कि सहायक संधि स्वीकार कर लिया था। लॉर्ड हेस्टिंग के समय में पिंडारियों के प्रमुख नेताओं में से कौन नहीं था? वाजिल मोहम्मद, जीतू, करीम खां, अमर सिंह थापा। तो यह अमर सिंह थापा नहीं थे। ठीक है, बाकी पिंडारियों के दमन में वाजिल मोहम्मद, जीतू, करीम खां या तीनों थे। लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में नवजात कन्याओं की हत्या के अपराध घोषित करने का नियम किस नाम से जाना जाता है? तो यह पहले भी देख चुके हैं, बंगाल अधिनियम 21। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन होगा, बंगाल अधिनियम 21। ठीक है, तो देखिए यह पार्ट 1 था गवर्नर जनरल का। उसके बाद आगे वायसराय ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी हो सकता है आए, तो आप लोग आगे देखिएगा। थैंक यू।